गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका। आज आज हम कंटिन्यू करने जाएंगे कल से छूटे जो ऑब्जेक्टिव थे। कल से आगे के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे हम। आज 20 ऑब्जेक्टिव करेंगे इस वीडियो में। तो पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। सेवार्थी की समस्याओं को सार्वजनिक नहीं करने का सिद्धांत किस पर आधारित माना जाता है? ऑप्शन ए स्वीकृति का सिद्धांत, ऑप्शन बी अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन सी नियंत्रित संवेगात्मक संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन डी गोपनीयता का सिद्धांत। इसका क्या आंसर होगा आप लगाइए। 5 4 3 2 1। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है डी। सेवार्थी की समस्याओं को सार्वजनिक नहीं करने का सिद्धांत गोपनीयता का सिद्धांत है। क्योंकि एक सोशल वर्कर जब केस वर्क करता है तो उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपकी जो बातें हैं वो पर्सनल रखी जाएँ या फिर सार्वजनिक पब्लिकली कर दी जाएँ, तो पर्सनल रखने का बोलता है, जिसको गोपनीयता का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, अगले एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। किसी को गोपनीय रखने के संदर्भ में किसकी अनुमति अनिवार्य मानी जाती है? पिछले एमसीक्यू से मिलता जुलता एमसीक्यू है ये। पिछले वाले एमसीक्यू से मिलता जुलता एमसीक्यू है। किसी को गोपनीय रखने के संदर्भ में किसकी अनुमति अनिवार्य मानी जाती है? ऑप्शन ए सेवार्थी की, ऑप्शन बी कार्यकर्ता की, ऑप्शन सी सेवार्थी और कार्यकर्ताओं दोनों की, ऑप्शन डी किसी की भी स्वीकृति अनिवार्य नहीं। तो इसमें ये तो नहीं होगा, अपन एलिमिनेट करते हैं इसको। कार्यकर्ता तो करने वाला होता है, इसकी भी नहीं, इन दोनों में से हो सकता है। तो आई थिंक दोनों एक दूसरे के प्रति गोपनीयता रखेंगे तो अच्छे से केस वर्क हो जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी। आत्मनिर्णय का सिद्धांत के अंतर्गत आत्मनिर्णय का अधिकार किस पर बल देता है? अगला एमसीक्यू है, इसको ध्यान से पढ़िए आप। आत्मनिर्णय सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के आत्मनिर्णय का अधिकार किस पर बल देता है? सेवार्थी पर देता है। सेवार्थी को आत्मनिर्णय करने की क्षमता, सेवार्थी ही अपना बेटर निर्णय ले सकता है एक सोशल वर्कर की अपेक्षा। ये सोशल वर्कर उसको असिस्ट करता है, सहायता करता है कि तुम तुम्हारे अनुकूल बेहतर डिसीजन लो अपने जीवन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है अपने हितों का सर्वोच्च निर्णायक होता है। ऊपर वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। अपने हितों का सर्वोच्च निर्णायक होता है, इसका आंसर है सेवार्थी। अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। नियंत्रित संवेगात्मक संबंध सिद्धांत के अंतर्गत एक व्यावसायिक व्यक्ति के रूप में किसी व्यावसायिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है? नियंत्रित संवेगात्मक संबंध सिद्धांत के अंतर्गत एक व्यावसायिक व्यक्ति के रूप में किसी व्यावसायिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है? सेवार्थी को, कार्यकर्ता को, प्रबंधक को, गैर सरकारी संगठन प्रमुख को। इसका आंसर बताइए आप, फिर मैं बताता हूँ। 5 4 3 2 1। ऑप्शन बी इसका आंसर है कार्यकर्ता को। कार्यकर्ता का प्रोफेशनल होना ज़रूरी है। भारत जैसे विकासशील देश में किस प्रकार के परिवार का स्वरूप अधिक प्रचलित है? एकल परिवार, संयुक्त परिवार, एकल और संयुक्त परिवार दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप भी लगा लोगे। ऑप्शन सी इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। वर्ष 1954 की कल्याण विस्तार योजना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में सामुदायिक विकास खंड के अंतर्गत आ गई थी? ये क्वेश्चन है थोड़ा एडवांस लेवल का। इसका आंसर बताइए आप, फिर मैं बताता हूँ। 5 4 3 2 1। टिक 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 टम। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। सॉरी गलत बता दिया मैंने। सेकंड पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आ गया था ये।
तो ऑप्शन इसका ए इज करेक्ट आंसर। विभिन्न वर्गों के लिए कल्याण, विकास और सशक्तिकरण का कार्य योजनाबद्ध तरीके से किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ध्यान से पढ़िए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा एडवांस लेवल का लगेगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। विभिन्न वर्गों के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण का कार्य योजनाबद्ध तरीके से इसी शब्द में आपका उत्तर छपा हुआ है। योजनाबद्ध तरीके किस वर्ष प्रारंभ किया गया? आपको याद हो कि 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। तो जब योजना आयोग द्वारा जो प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी वो स्टार्ट हुई थी 1951 से। तो एक सिस्टमेटिक स्कीम्स के रूप में चालू हुई थी ये कल्याणकारी योजनाएं कब से? 1951 से। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महिलाओं और बच्चों को मौलिक कल्याण सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु निम्न क्षेत्रों में से विकास योजनाएं वर्ष 1954 में प्रारंभ की गई थी। फिर से पढ़ा देता हूँ इस क्वेश्चन को। महिलाओं और बच्चों को मौलिक कल्याण सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु किन क्षेत्रों में विकास योजनाएं वर्ष 1954 में प्रारंभ की गई थी? किन क्षेत्रों में, किस सेक्टर में पूछा है इसने? 1954 में किस सेक्टर में? शहरी क्षेत्रों में तो नहीं, भारत गाँव में बसता है, ग्रामीण क्षेत्रों में होगा, शहरी मलिन बस्ती में। हाँ, शहर की मलिन बस्ती ये हो सकता है। ऑप्शन डी लग रहा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बताइए, नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए बालवाड़ी, शिल्पकारी, सामाजिक शिक्षा सेवाएं किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 5, 4, 3, 2, 1। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1960 में प्रारंभ की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य परिवार परामर्श केंद्र से संबंधित नहीं माना जाता? पारिवारिक झगड़े का निपटान संभव हो सकता है, पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करवाना डेफिनेटली है, राजनीतिक समझ को बढ़ाना नहीं है, निःशुल्क कानूनी सहायता हो सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसने पूछा कौन सा नहीं है, तो ये थोड़ा अलग लग रहा है हटके, ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बिल्ड करता परामर्श केंद्र। बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जा सकता है? बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, शामिल किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है अपना, बाल कल्याण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किस प्रयास को शामिल नहीं किया जाता है? बाल कल्याण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किस प्रयास को शामिल नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए प्रावधिक, ऑप्शन बी शैक्षिक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी धार्मिक। प्राविधिक लॉ के थ्रू हो सकता है, एजुकेशनल शिक्षा के द्वारा हो सकता है, सामाजिक सोशल हाँ हो सकता है, धार्मिक। बाल कल्याण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किस प्रयास को शामिल नहीं किया जा सकता? नहीं किया जाता, इसको धार्मिक को नहीं किया जाता। इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ओ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है अगला, ध्यान से देखिए आप। यह एक बच्चा ही है जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यों को भविष्य में पूरा करेगा। यह स्टेटमेंट किसका है बताइए आप? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और इसका आंसर है अब्राहम लिंकन। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जो अब्राहम लिंकन, उनका स्टेटमेंट था ये। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समेकित बाल विकास सेवा योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? माता पोषाहार डेफिनेटली है, परिवार नियोजन डाउट है, इस पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा डेफिनेटली है, स्वास्थ्य बीमा ना, ऑप्शन डी नहीं लग रहा, परिवार नियोजन हो सकता है, माता पोषाहार है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, स्वास्थ्य बीमा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? ये तो आपको पता होगा, अनुच्छेद 21 का कि मैं इसका प्रावधान है। ये कब जुड़ा है आपको मैं बता दूं, इसको लिख लीजिए आप, 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया इसको। 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से इसको जोड़ा गया है, पहले नहीं था ये। अनुच्छेद 51 का जो है अपने अनुच्छेद 51 का के अनुसार माता पिता जो संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु 14 वर्ष इसका आंसर है। ये ऑप्शन है संविधान के भाग 4A का अनुच्छेद 51A, जो कि संविधान का भाग 4A बोलता है आपसे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समाज कार्य की भाषा में महिला विकास का तात्पर्य है। समाज कार्य की भाषा में महिला विकास का तात्पर्य है। व्हाट डज मीन ऑफ वुमेन डेवलपमेंट इन सोशल वर्क लैंग्वेज? समस्याओं का निदान, पिछड़ेपन को दूर करना, महिलाओं का स्वावलंबी होना, उपरोक्त सभी। सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लगा लोगे, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक महिला विकास के उद्देश्यों में शामिल नहीं है? विच वॉज इन नॉट इंक्लूडेड इन वुमेन डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स? राष्ट्रीय जीवन एवं विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, महिलाओं के प्रति आदर सम्मान, ये भी है, राजनीतिक एवं निगम क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, पुरुषों के समान अवसर उपलब्ध कराना। एलिमिनेट करते हैं तो ऑप्शन ए और बी और डी इसका सही लग रहे हैं, ऑप्शन सी गलत है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता कोई भी किसी प्रकार की। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने आज के। महिला संबंधित नीतियों को क्रियान्वित करने की मुख्य जिम्मेदारी निम्न में से किसकी होती है? महिला संबंधित नीतियों को क्रियान्वित करने की मुख्य जिम्मेदारी निम्न में से किसकी होती है? महिला बोर्ड की, महिला कल्याण एजेंसी की, महिला आयोग की, महिला विकास ब्यूरो की। आप बताइए इसका आंसर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बूम। चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन डी, महिला विकास ब्यूरो। महिला संबंधित नीतियों को क्रियान्वित करने की मुख्य जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो ये जिम्मेदारी होती है महिला विकास ब्यूरो की। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह फिर से 8 बजे नए MCQs के साथ, जो कि आपके लिए ज़रूरी है MPPSC के असिस्टेंट डायरेक्टर एग्ज़ाम के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाबा टाटा।